अमेरिका बार बार कहता है कि इंडिया उसका दोस्त है। Had a wonderful relationship. India and the United States have a special तो relationship. फिर यही दोस्त इंडिया पर टैरिफ्स क्यों लगाता है और हमें रशिया और ईरान से ऑयल खरीदने से रोकता क्यों है? तो फिर सवाल उठता है, अमेरिका के लिए इंडिया है क्या? वही दोस्त जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करता है, वरना सामने से निकलो तो पहचान भी ना दे। और सच ये है, ये सब आज से नहीं हो रहा। अमेरिका का ये रवैया सालों पुराना है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, पूरी दुनिया एक क्राइसिस में थी, यूरोप टूट चुका था, एशिया भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एकमात्र ऐसा देश था जिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यूएस। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जब बाकी सब देश उठने की कोशिश कर रहे थे, यूएस ऑलरेडी रेस में आगे निकल चुका था। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया यानी कि यूएसएसआर, उसको भी डैमेज हुआ था, लेकिन यूएसएसआर अपने आप को संभाल लेता है। तो ऐसे करके दुनिया धीरे धीरे दो पावर्स में डिवाइड होने लगी, एक साइड यूएस और दूसरी साइड यूएसएसआर। यूएस ने अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री अनाउंस किया। अब कैपिटलिज्म का मतलब सीधी भाषा में है कि देश के हर एक इंडिविजुअल को अपना एक फ्रीडम होगा, वो जो भी करेगा अपनी प्राइवेट ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने अपने आप को एक कम्युनिस्ट स्टेट अनाउंस किया, जहाँ कम्युनिज्म का मतलब है कि अगर वहाँ का इंडिविजुअल बिजनेस या कोई कुछ भी करे तो वो खुद से ओन नहीं करेगा, सब गवर्नमेंट ओन करेगी, प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा। अब धीरे धीरे दुनिया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के नाम पे स्प्लिट होने लगी। ये देख के यूएस ने अपनी साइड स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी थी। 1949 में वो 32 देशों को साथ जोड़कर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बनाता है, जिसका उद्देश्य था अगर नेटो की किसी भी एक देश पर अगर कोई हमला होता है तो वो हमला बाकी नेटो देशों पर भी माना जाएगा। बेसिकली सब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम में हो। यूएसएसआर ने भी ये देखकर 6 साल बाद 1955 में 8 ईस्ट यूरोपियन देश के साथ वर्सो पैक्ट साइन किया। उसका भी उद्देश्य वही था जो नेटो का था। अब दुनिया ऑफिशियली 2 कैंप्स में बन चुकी थी और इस कोल्ड वॉर में इंडिया को भी घसीट लिया जाता है। जहां इंडिया को कुछ साल पहले ही 1947 में आज़ादी मिली थी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना देश बसा रहे थे कि तभी ये 2 सुपर पावर्स अपना प्रेशर बनाना शुरू करते हैं इंडिया पे कि ये सब में भाग लो, हमारी साइड चूज करो। अब नॉर्मली कोई भी एक कंट्री उस टाइम किसी एक साइड चली जाती, लेकिन इंडिया ने कुछ अलग किया। नेहरू जी ने ये साफ कर दिया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। आगे चलकर वो कुछ देशों के साथ मिलकर द नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत भी करते हैं, मतलब ना यूएस ना यूएसएसआर। इंडिया अपनी टर्म्स पे चलना चाहता था। ये देखकर यूएस की रिस्पॉन्स काफी हॉस्टाइल थी, वो नाराज हुए। सच पूछे तो उन्होंने इसे पर्सनली लिया। हम आज भी जो टैरिफ सैंक्शंस इंडिया पे लगते हुए देखते हैं, ये उसी की खुंदक यूएस हमसे निकलता है। कुछ सालों से हमें दोस्त भी मानने लगा है, पर ये दोस्ती है या स्ट्रैटेजी, हम ये आगे समझेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया था। उन्होंने यूएस को अपना समर्थन दिया, जिसने यूएस इंडिया टेंशंस को आगे चलकर और बढ़ा दिया। लेकिन जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी, तब यूएस ये भूल चुका था कि इंडिया ने यूएसएसआर से भी हाथ मिलाने को मना किया था। यूएसएसआर के जनरल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन भी हमसे खुश नहीं थे। उन्होंने नेहरू जी को तो एक प्रो वेस्टर्न लीडर कहा था, जबकि ऐसा था नहीं। पर कुछ सालों बाद यूएसएसआर ने ये रियलाइज किया कि न्यूट्रल इंडिया दुश्मन अमेरिका से तो बेटर है। तब जाकर यूएसएसआर ने इंडिया से रिश्ते अच्छे करने शुरू किए। जहां यूएस पाकिस्तान से क्लोज आने लगा, जहां 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस ने दोनों देशों को आर्म्स भेजना बंद कर दिए। ये दाव पाकिस्तान पे भारी पड़ गया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी यूएसएसआर से आर्म्स डील साइन कर रहा था और पाकिस्तान पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट था। 1971 का वॉर, यूएस ने यहाँ भी अपने आप को न्यूट्रल बताया, पर इस टाइम यूएस के इरादे अलग थे। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी वक्त रिचर्ड निक्सन की लीडरशिप में अमेरिका ने अपनी सबसे पावरफुल नेवल फोर्स 7th फ्लीट का हिस्सा टास्क फोर्स 74 बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजता है। इसका मकसद तो डायरेक्ट अटैक करना नहीं था इंडिया पे, लेकिन इंडिया को एक खामोश धमकी देना था। एक ऐसी धमकी जो शब्दों में नहीं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ दी जा रही थी। ये देख के इंदिरा गांधी, जो उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 9 अगस्त 1971 को सोवियत यूनियन के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सालों तक इंडिया नॉन अलाइंड रहा, ना अमेरिका के साथ ना सोवियत के साथ। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना का सपोर्ट मिल रहा था और इंडिया को पता था अकेला लड़ना खतरनाक हो सकता है। इस ट्रीटी का मतलब साफ था, अगर इंडिया पर कोई बड़ा खतरा आता है
तो सोवियत यूनियन उसके साथ खड़ा रहेगा। यही से एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट स्टार्ट होता है। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग आ चुकी थी। सोवियत यूनियन ने सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर लेवल पर इंडिया का साथ दिया, जैसे मिलिट्री में, एडवांस वेपन्स में, यहाँ तक कि INS चंद्रा जैसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी हमें सोवियत यूनियन से मिली थी। 19 अप्रैल 1975 को USSR ने हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया। जो ट्रेड्स और बिजनेस इंडिया और USSR के बीच हो रहा था वो रूपी और रूबल में हो रहा था, जिससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर कम हुआ और इकोनॉमी स्टेबल रही। और सबसे बड़ी बात, जब इंडिया के खिलाफ कोई देश अपना रिजोल्यूशन यानी कोई प्रस्ताव रखता था तो USSR अपना वीटो पावर यूज करता था ताकि वो प्रस्ताव खारिज हो जाए। ये पावर वैसे सिर्फ UN के 5 देशों के पास होती थी, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US। इससे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर बहुत मदद होती है। जहाँ एक तरफ इंडिया और सोवियत यूनियन करीब आ रहे थे, वही दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ठंडे पड़ते जा रहे थे। 1974 इंडिया ने दुनिया को हिला दिया। पोखरण के रेगिस्तान में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के साथ इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ गया। जहाँ 1968 के NPT ट्रीटी के हिसाब से जो 5 देश न्यूक्लियर पावर बन चुके थे वो ही रह सकते थे, बाकी कोई नहीं बनेगा। इंडिया पहला देश था जिसने इसका विरोध किया। बेसिकली कोई भी देश नहीं चाहता था कि आगे कोई न्यूक्लियर पावर बने, खासकर US। ऐसा नहीं कि वो कोई खुन्नस थी, क्योंकि यहाँ जियोपॉलिटिक्स भी आता है। US का उस टाइम पाकिस्तान के साथ अलायंस था और अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाता तो साउथ एशिया का बैलेंस शिफ्ट हो जाता। US को एक और इंडिपेंडेंट देश नहीं चाहिए था जो उसके इन्फ्लुएंस में भी ना हो। जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, US ने तुरंत सैंक्शंस लगा दिए और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो फ्यूल और टेक्नोलॉजी लगती है, जैसे यूरेनियम वगैरह, उसे भी उसने रोकने की कोशिश की। लेकिन आयरनी देखो, बाद में वही US 2005 में इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन करता है। 1991 यही वो साल है जहां से तुम एक्चुअली समझ पाओगे कि जियोपॉलिटिक्स होता क्या है। अब USSR में इस वक्त बगावत होनी शुरू हो गई थी। वो टूट रहा था और अपने आप को संभालने में बिजी रहने लगा और इसने इनडायरेक्टली इंडिया पे भी बुरा असर पड़ने लगा था, क्योंकि एक तरह से हम USSR पे डिपेंड होने लगे थे। ये मानो इंडिया अकेला पड़ गया। इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू भी जाने लगा था। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो चुके थे कि इंपोर्ट्स भी मुश्किल से 3-4 हफ्तों के बचे थे। इंडिया को अभी वेस्ट की ओर बढ़ने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। फिर इंडिया IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करता है कि हमारी मदद कर दो। बेसिकली लोन मांगता है जिससे हम हमारे इंपोर्ट्स जैसे क्रूड ऑयल और जो इसेंशियल्स इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता और वो इंपोर्ट करता है तो उसके पेमेंट्स कर सके और बाकी डिफॉल्ट फिक्स कर सके। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन तो यूनाइटेड नेशंस के थे और इनके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में थे। इसका मतलब ये समझो UN की आड़ में US के ही इशारों पे चलेगी। तो ये लोग ओके कर देते हैं इंडिया को, पर बदले में अपनी कुछ कंडीशंस रखते हैं यानी शर्तें रखते हैं, जिससे इंडिया भी ओके कर देता है और इंडिया को अपना मार्केट खोलना पड़ता है। इसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा गया है, जहाँ बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट किया, रेस्ट्रिक्शंस कम किए, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दिया और सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया। 24 जुलाई 1991 के बजट स्पीच में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा, लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक। जिसका मतलब था ये एक नया इंडिया है जहाँ इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस, इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन इंडिया। इससे इंडिया को आगे चलकर बहुत फायदे होते हैं। साल 2000 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आते हैं। ये एक सिग्नल था कि अब दोनों डेमोक्रेसीज के बीच रिलेशन अब पहले जैसे नहीं रहा और इंडिया US के साथ हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। जो US इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट पे सैंक्शंस लगा रहा था एक समय पर, वही US इंडिया के साथ आकर 2 मार्च 2006 सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करता है, जिससे US ने इंडिया को ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर माना। इंडिया को एक्सेस मिला अपने न्यूक्लियर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का। अब आप सोचोगे जो US 1991 तक इंडिया के इतने खिलाफ था वो अचानक इतने क्यों बदलने लगे? यही से जियोपॉलिटिक्स आता है। USA इंडिया के खिलाफ कई डील साइन कर रहा था, पर US को भी उतनी ही जरूरत थी जितनी इंडिया को थी। अब देखो, US की सालों से आदत रही है, वो अपने आप को इस दुनिया के राजा मानते, हमेशा से उन्हें पूरे ग्लोब पे एक पकड़ रखने की कोशिश करी है। और इस बार भी US ने यहाँ सोची समझी चाल चली। US को एशिया पे पकड़ चाहिए थी, जहाँ वो जानता था पाकिस्तान खुद हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, वो डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा। उसके पास बचे फिर 2 ऑप्शन, या तो इंडिया या चाइना। अब चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वो हमेशा से US के खिलाफ रहा है, तो US ने इंडिया के साथ अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी थी। वो जानता था इंडिया चाइना एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। उसी के साथ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ इंडिया अब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर मार्केट बन रहा था, खासकर US टेक कंपनीज के लिए जैसे गूगल, एप्पल, ये सब। US नहीं चाहता था इंडिया टेक के लिए चाइना जैसे देशों के पास जाए, जहाँ इंडिया भी बहुत हेवीली US पे डिपेंडेंट है, जैसे टेक, एडवांस वेपन्स।
वैसे एडवांस वेपन्स तो हमें आज भी यूएसएसआर ही देता है, जैसे S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस, MiG-21, MiG-29, जहां यूएस ने इंडिया को कभी अपने F-35 या टॉप मिसाइल टेक या कोई न्यूक्लियर सबमरीन टेक नहीं दिए। अब तक हमने देखा कैसे यूएस और इंडिया एक दूसरे के लिए जरूरी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक और सच होता है, यहाँ कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। और इसी बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां दोस्ती के नाम पर इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जैसे इंडिया जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है मिडल ईस्ट से, वो एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन से इंपोर्ट करता है, जहां वो पाइपलाइन आती है तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, जिसे तापी पाइपलाइन भी कहते हैं। ईरान ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी और प्रपोजल रखा कि डायरेक्ट पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आएगी, जिससे पाकिस्तान और इंडिया को भी फायदा होता, जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को देखकर। और इस बार इंडिया पाकिस्तान सेम पेज पर आकर एग्री करते हैं। पर जैसे ही यूएस को पता चलता है, वो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। इंडिया पे, ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है। जिस पाइपलाइन से हमें नेचुरल गैस 12% डिस्काउंट पे मिल रहा था, बस यूएस की वजह से ये ना हो सका। आज जो हम पेट्रोल के भाव आसमान चढ़ते हुए देखते हैं, वो बस यूएस की वजह से। यूएस नहीं चाहता था ईरान को बिजनेस मिले, चॉइस इंडिया का था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बना दी गई थी कि हमें उससे बैकआउट करना पड़ा। हम जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी देखते हैं आजकल क्या वर्षों से, यूएस ने हमेशा अपनी मिलिट्री बैकिंग पाकिस्तान को दी है। या वो 1971 का वॉर हो, या तो वो 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, जहां आईएमएफ से पाकिस्तान को 8,000 करोड़ से ज्यादा लोन दिलाया गया था। ये यूएस बस इसलिए करता है कि इंडिया हमेशा बिजी रहे, अपना एक्सपेंडिचर, अपना टाइम इसमें दे और कभी प्रोग्रेस ना करे। पर अब सवाल कल का नहीं। जो ईरान यूएस के बीच वॉर चल रही है, इंडिया हमेशा की तरह न्यूट्रल है, पर अगर कल इंडिया को किसी एक को चुनना पड़े तो हम किसे चुनेंगे? वो ईरान को जिसने हमेशा हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसने 1994 में पीओके के मुद्दे पे, जब सारे इस्लामिक राष्ट्र ये कह रहे थे कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, तब एकमात्र मुस्लिम देश था जिसने इसका विरोध किया और कहा पीओके इंडिया का है। वो ईरान जिसने उसका चाबहार बंदरगाह इंडिया को दिया, या वो ईरान जिसने इंडिया पाकिस्तान के हर युद्ध में हमारा साथ दिया? या हम यूएस को चुनेंगे जिसने इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में पाकिस्तान को पहले रखा? वही यूएस जिसने बस चाइना का काउंटर करने के लिए हमारे साथ दिया? या वो यूएस जिसने हाल ही में ईरान के गर्ल्स स्कूल पर जान के अपना मिसाइल अटैक किया, जहां 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए, जहां सिविलियंस का कुछ दोष नहीं था? और मजे की बात यह है, कल अगर हमें डिसाइड करना पड़ भी जाता है, वैसे हम न्यूट्रल ही रह गए, पर हमारे आसपास ऐसी सिचुएशंस बना दी जाएगी कि हमें यूएस का ही साथ देना पड़ेगा, जैसे हम पहले भी देखते आए हैं। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या इंडिया आज भी अपने टर्म्स पे चल रहा है, या फिर ये टर्म्स कहीं और लिखे जा रहे हैं?